नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी। महारथी के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता सम्मानित श्री भंवर सिंह जी शेखावत जी। भंवर सिंह जी सहकारिता के क्षेत्र में आज की तारीख में देखा जाए तो भीष्म की भूमिका में कहे जा सकते हैं। अपनी बेबाक और मुखरता वाली जो शैली है वो हमें शेखावत जी को करीब लाने में मददगार होती है और जन समूह हमेशा इनके पीछे जुटा रहता है। शेखावत जी, आपका आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी में। आपका व्यक्तित्व ही एक महारथी बतौर देखा जाता है। आपसे जब भी कोई मिलता है तो पूरी ऊर्जा के साथ मिलता है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे आपके बाल्यकाल की, आपके छात्र जीवन की राजनीति की और आपकी मूल पॉलिटिक्स और सहकारिता के क्षेत्र की भी। शुरुआत आप बाल्यकाल से करिए। मेरा बाल्यकाल तो वैसे मेरा जन्म राजस्थान में हुआ जी, सीकर डिस्ट्रिक्ट में। ओके। और हमारे मूलतः पेरेंट्स वहीं पे निवासी हैं। हम लोग शेखावाटी से आते हैं। बिल्कुल सही कहा। राजस्थान के जी। मेरा जन्म सीकर में एक तिलोकपुरा गांव है हमारा पास में, मेन रोड पर। वहाँ पे 48 के दशक 48-49 के आसपास का है समय, तो मुझे पूरा ध्यान नहीं जी। और हमारा परिवार जो है वो आदरणीय उपराष्ट्रपति जी जो रहे हैं भैरव सिंह जी से, वो हमारा परिवार के ही सब सदस्य लोग जी, जी, जी। पिताजी वहाँ पे पिलानी में पढ़ा करते थे जी। मैं जब छोटा था उसके बाद में वहाँ एक पोदार्स थे कलकत्ता के जी। वो बड़े व्यापारी थे जो पिलानी में पढ़ते थे साथ में पिताजी के। उन लोगों ने इंदौर में कोई टेक्सटाइल मिल वगैरह खरीदी थी जी। और वो जब यहाँ आए टेक्सटाइल मिल लेकर के तो फादर को भी साथ में ले आए थे। बिल्कुल। तो फादर यहाँ इंदौर में सर्विस करने की दृष्टि से आ गए। मेरा 4वीं-5वीं तक तो मैंने पढ़ाई राजस्थान के वहीं सीकर में की, लेकिन उसके बाद मैं इंदौर आ गया पिताजी के पास। और हायर सेकेंडरी तक का मेरा जो एजुकेशन वो इंदौर में ही हुआ। 1964 ऑलमोस्ट 65 में जी। मैं हायर सेकेंडरी के बाद में आर्मी में चला गया। ओके। फौज में हम लोगों के परिवार के काफ़ी लोग बरसों से सेवा करते थे जी। इसलिए हमारा अट्रैक्शन आर्मी में था शुरू से जाने के लिए। तो मैं 64 अक्टूबर में मोस्टली आई जॉइन इंडियन आर्मी एज ए रिक्रूट। आई टेकन माई ट्रेनिंग एट गोवा मडगांव, और उसके बाद में मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में आ गया जी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में मैं रहा और शॉर्ट सर्विस कमीशन के कारण मैं सन 70 तक फिर फौज में रहा जी। बाद में एक्सटेंड नहीं किया मैंने। 1965 में पाकिस्तान का बाहर हो गया था जब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे जी। और उसके बाद जब सर्विस शुरू हुई तो मैं त्रिवेंद्रम में रहा जी। जो हमारा डिफेंस स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन, 2 साल वेलिंगटन में रहा जी। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज पूरे कमर्शियल उसका रहता है आर्मी का जी। और 1970 में मैंने एक्सटेंड नहीं किया मेरा पीरियड्स 5 साल का। जब पूरा शॉर्ट सर्विस कमीशन का हो गया तो मैं फिर आई गॉट दैट आई शुड गो बैक टू माई होम जी। वापस इंदौर आ गया मैं जी। आपका व्यक्तित्व और आपका बैकग्राउंड काफ़ी सशक्त कहा जा सकता है। जिस तरह से आपने पहले ही प्रश्न के बाद में अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन उस इंट्रोडक्शन को सुनकर ही ऐसा लगता है कि आप कितनी एनर्जी के साथ अपनी युवावस्था में आगे बढ़े। इसी के साथ जब लौट के आए तो क्या आपने छात्र राजनीति? हाँ, सन 70 में जब मैं लौट के आ गया फौज से जी। तो फिर मैंने आई स्टार्टेड माई एजुकेशन फर्दर। मैं यहाँ गुजराती कॉलेज के अंदर मैंने अपना एजुकेशन शुरू किया, ग्रेजुएशन शुरू किया मैंने, क्योंकि हायर सेकेंडरी पढ़ के मैं आर्मी में चला गया था जी। तो फिर वो समय हमने सोचा इसका आगे का एजुकेशन का पार्ट किया जाए जी। फिर आई स्टार्टेड द स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड माई एजुकेशन फर्दर जी। मैंने फिर BA किया, MA किया, MA के बाद में फिर दूसरी बार MA किया, 3 MA किए मैंने जी। अलग अलग विषय में। MA इन इकोनॉमिक्स, देन इंग्लिश लिटरेचर, देन पॉलिटिकल साइंस एंड LLB ऑल्सो। ड्यूरिंग दैट LLB पीरियड, इट वॉज एमरजेंसी पीरियड 1975 में जी।
तो हम बीइंग ए स्टूडेंट लीडर एंड बीजेपी के जनसंघ के हम नेताओं में गिने जाते थे उस जगह। अच्छी हमारी जनता के अंदर पैठ हो गई थी। बिल्कुल सही। और 75 में हम इमरजेंसी में जब देश में सब लोगों को गिरफ्तार किया तो हम लोग भी अंदर जेल में कर दिया हमको भी। बिल्कुल। वेरी फर्स्ट डे ऑन द 25 जून के 26 तारीख को ही हम लोग गिरफ्तार कर लिए गए बाद में जी। और पूरे 19 महीने तक जी इमरजेंसी में हम लोग जेल में रहे। 77 में छूट के आए। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ फिर सारी राजनीतिक गतिविधियाँ जनसंघ से जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तक का जो सफ़र है ये लगातार चलता रहा। कई पदों पर रहने के बाद भी ये वो, लेकिन एक पॉलिटिकल हमारा वहाँ से सीक्वेंस चालू हो गया सफ़र। हाँ। जो कहा जाए कि जेल में रहने के दौरान की कुछ संस्मरण आप सुनाना चाहेंगे, किस तरह की स्मृति है? जेल में जीवन के बहुत कुछ, मेरे जीवन का असली तो हम लोगों को जो कुछ सीखने को मिला वो फौज में मिला, आर्मी के अंदर। जी। जीवन का डिसिप्लिन है, जीवन में अपने आप को शाश्वत एक्टिव रखना है। जी। और उसके बाद का जो जीवन सीखने को मिला वो जेल में मिला। बिल्कुल सही कहा। और कहा यह भी जाता है कि जिसने भी जैसे मीसाबंदी जेल काटी है वहीं से कहीं ना कहीं वो सारी की सारी राष्ट्र भावना, हालांकि आपका तो बैकग्राउंड ही आर्मी का था तो राष्ट्रहित तो आपके लिए पहले से सर्वोपरि। 19 महीने जिस तरह के स्टैंडर्ड के लोग जेलों में थे, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व था, सभी दलों का नेतृत्व था। और 19 महीने बहुत लंबा कालखंड होता है सबके साथ रहने का, उनके साथ जीने का, उनके विचारों का आदान प्रदान, बहुत काफ़ी कुछ पढ़ने लिखने की आदत भी वहाँ पड़ी, कुछ लिखने की आदत भी पड़ी। और हमेशा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चाएं होती रहती थी। बड़े सीनियर लोग हुआ करते थे उस जमाने के, वो सब लोग हमारे साथ जेल में थे। डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, सब जगह। मैंने भी 3, साढ़े 3, 4 महीने तो हम लोग, फर्स्ट के 4 महीने तो हम लोग इंदौर में थे। बाद में यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रायसेन की बेगमगंज जेल में बाकी हाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो वहाँ और बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठने का मौका मिला। काफ़ी कुछ जीवन में सीखने को मिला उससे लाइफ के अंदर। और उसके बाद का सतत सफ़र जो है, कभी MLA रहे, कभी चुनाव लड़े, कभी हारे, कभी जीते, ये सब चलता रहा मामला। राजनीतिक संगठन में भी पदों पे रहे। बिल्कुल सही कहा। अब यात्रा है जो चल रही है अभी तक। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह आपातकाल की बात होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो आपको पितृ पुरुषों का जो सानिध्य मिला, हम उनको सुनना चाहेंगे आपके माध्यम से। वो कौन कौन सी खूबियाँ थी संगठन के पितृ पुरुषों में जिन्होंने संगठन को गढ़ा है? मैं कहता हूँ कि आप ये देखिए कि कुशवाहा ठाकरे सरी के व्यक्ति जिन्होंने जनसंघ की स्थापना से लेकर के जनसंघ को बनाने तक, बाबूराव शेजवलकर जी, जिसको कहना चाहिए कि नातू साहब, संघ के RSS के बहुत बड़े बड़े प्रचारक, अटल जी, अडवाणी जी सरी के लोग, राजमाता श्री की आदरणीय राजमाता जी वगैरह सब जेलों में थे। मेरे साथ पटवा जी थे, मेरे साथ कैलाश जोशी रहे, मेरे साथ वीरेंद्र कुमार सकलेचा रहे, सब चीफ मिनिस्टर्स रहे ये लोग। बिल्कुल सही कहा। प्रथम पंक्ति के जो प्रथम पंक्ति के असल लीडर जो थे, इनके साथ जीवन जीने का, सीखने का बहुत बड़ा अवसर मिला। वो जेल ने हमको वाकई वास्तविक जीवन के दर्शन करा दिए। और फिर लगा कि अब जीवन में जन सेवा एक ऐसा माध्यम है जिसमें अपने को लगना चाहिए। तो जेल से निकलने के बाद में भी हमने हमारा काम चालू रखा। बिल्कुल सही कहा। और आज तक वो यात्रा चल रही है। बिल्कुल। आपका व्यक्तित्व देखा जाए तो एक वॉरियर के रूप में भी देखा जाता है। जिस तरह से आप युवावस्था में आप चले गए आर्मी में, उसके बाद लौट कर आए, छात्र राजनीति की, कई छात्र नेताओं की टीम बनाई। और आपके ज़माने के आज भी यदि किसी भी लीडर का हम 60-70 की उम्र के लीडर का यदि इंटरव्यू करने जाते हैं तो आपके नाम के बगैर वह इंटरव्यू अधूरा हो जाता है। और वो आपके नाम के, भले कांग्रेस की बात हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, आपका नाम सभी लीडर बड़े सम्मान से लेते, व्यक्तिगत रूप से लेते। और आपकी एक दोस्ती की जो मिसाल है वो भी चर्चाओं में आई ही जाती है। किस तरह आपने उस समय अपना कुनबा जोड़ा था, चाहे वो लीडर बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो अन्य कम्युनिस्ट हो? मूल रूप से इंदौर में मैंने देखा उस टाइम में 70 के दशक में भारतीय जनसंघ का बहुत ही कम प्रभाव था। या इंदौर जो था कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों का गढ़ हुआ करता था, कम्युनिस्ट लोगों का। तो कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा गढ़ था। हुमिदा जी बहुत बड़े टाइकून थे, बहुत राष्ट्रीय स्तर के लीडर थे। राम सिंह भाई वर्मा, द्रविड़ साहब, ये जो लीडर्स थे, जो श्रमिकों की राजनीति चलती थी बहुत बड़ी मध्य प्रदेश में, इंदौर में। ये तो इंदौर जो है वो तो मैनचेस्टर कहा जाता था। बिल्कुल। 17 कॉटन की मिलें थी
बहुत बड़ी बात। और बहुत बड़ा सेंटर था ये कपड़ा उद्योग का, हिंदुस्तान का जो कि दुनिया में डंका बजता था। बिल्कुल। 67 इट वाज नॉन एज ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जी। और मेरे खुद के अकेले जिस मिल में मैं काम करता था, उस मिल में भी 3,500 मजदूर काम उस जमाने में करते थे। इट इज़ द एरा ऑफ 71, 72, 75 लाइक दैट। तो कुल मिलाकर के वो यात्रा आज भी ध्यान आती है आंखों के सामने कि जब हम लोग निकलते थे काम करने के लिए पॉलिटिकली, तो 5-7 लोग बीजेपी की काम करने वाले लोग थे शहर में। मतलब बीजेपी उस टाइम जनसंघ था। बिल्कुल। जेल से अब निकल के आए तो जनता पार्टी हो गई, सबके सारे दल मिल करके। 80 के अंदर जब ये सारे दल आपस में फिर टूट गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया स्वरूप गढ़ा। और 80 के बाद की यात्रा अभी तक चल रही है। लेकिन ये राजनीति में जो उतार चढ़ाव आए सन जनसंघ से लेकर के सन 70 से जो मैंने देखे हैं, वो कुल मिलाकर के इंदौर के अंदर जितने नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहे हो चाहे बीजेपी के रहे हों, इनमें से अधिकांश सारे स्टूडेंट लीडर हमारे स्टूडेंट मूवमेंट के दौरान जुड़े थे। इनमें से काफ़ी लोगों को हम लोग कांग्रेस से भी लाए, बीजेपी में जोड़ा। बड़े बड़े लीडर्स जो आज हमको एमएलएस के मिनिस्टर्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे अधिकांश लीडर जो है सन 70-80 के दौरान हम इनको निकाल करके हमने तैयार किया। कॉलेज के चुनाव लड़ाए और उनमें से कई लोगों ने यहाँ पार्लियामेंट के चुनाव लड़े, कई 15-15 साल तक यहाँ मिनिस्टर रह लिए, कोई राष्ट्रीय स्तर तक भी हमारे लीडर पहुँच गए। तो कुल मिला के अच्छा लगता था कि भाई हमको तैयार करना है लोगों को नई पौध तैयार करना है, पार्टी का भी बेस करना है। और जब मैं इंदौर का प्रेसिडेंट था बीजेपी का, उसके बाद तो हमने ये स्थिति कर दी थी कि 8 की 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी भी साफ हुई। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का तो ऐसा यहाँ हिंदुस्तान के बाद सबसे बड़ा सेंटर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेंटर इंदौर था टेक्सटाइल की वजह से। और होमिदा जी यहाँ के स्टाउट लीडर होते थे। 1980 में पहला मैं चुनाव उनके खिलाफ विधानसभा का लड़ा, दाजी के खिलाफ। जब हम लोगों को 1000-1500 वोट मुश्किल से मिला करते थे, लेकिन उसके सामने लड़ने का मौका पहली बार चुनाव में विधानसभा में जनता के बीच में गए और जनता ने भी उसको हाथों हाथ लिया। होमिदा जी भी हारे, मैं भी हारा, कांग्रेस जरूर जीती उसमें। लेकिन उस हार ने हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा रास्ता दिखा दिया। बिल्कुल सही कहा। हार ही आगे आने वाली जीत का कोई आधार होता है, ये उस चुनाव ने बताया। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, उस चुनाव ने हमको ये बताया कि हार नहीं है ये जीत के लिए नया प्लेटफॉर्म है। प्लस वहीं से तो आधार प्लेटफॉर्म। हाँ, आधार चला। होमिदा जी श्री के स्टाउट लीडर के सामने चुनाव लड़ने का मौका है, सौभाग्य था। सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। इतने बड़े लीडरों के सामने और इतने शालीन और ईमानदारी की पौध थी वो हिंदुस्तान की। विचारधारा से हमारा जरूर विपरीत रहे कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन वो वाज वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी स्टाउट लीडर। बिल्कुल सही कहा। पूरे देश भर में पहचान थी इन लीडरों के कारण, पूरे इंदौर शहर की, मालिया की नगरी की। जब आपने फिर चुनाव की राजनीति करना स्टार्ट की, वो कौन सा दौर था? पहला चुनाव तो अब दादी के खिलाफ 1980 से हमने शुरू कर दिया था। मैंने आपको जैसा बताया कि पहला चुनाव विधानसभा का 1980 में लड़ा मैं। बिल्कुल। 1983 में जब कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए तो हमारी पहली परिषद हमारी बन गई भारतीय जनता पार्टी की जी। और उसके बाद में 85-86 से मैं फिर 5 नंबर विधानसभा के अंदर शिफ्ट हो गया, वहाँ भी चुनाव लड़ा, वहाँ से भी एमएलए रहा। ये यात्रा चलती रही लगातार, 3 चुनाव वहाँ से लड़ा मैं। उसके बाद पिछली बार बदनावर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक विधानसभा है, वहाँ भी जाने का मौका मिला दिया पार्टी ने। बिल्कुल। वहाँ जाके भी मैं चुनाव लड़ा, वहाँ से विधायक रहा पिछली बार। बिल्कुल सही कहा। पिछला चुनाव हम हार गए और कई पार्टी की आंतरिक व्यवस्थाओं के कारण हार गए। बिल्कुल सही। लेकिन ये हार और जीत जो है ये जीवन में हम लोगों के काम में कभी बाधा नहीं बनी। बिल्कुल सही कहा। हमारा काम निरंतर चलता रहा, आज भी चल रहा है। मेरे सामने वो सारी पौध खड़ी है जिसको मैंने सन 1970 से लेकर आज तक तैयार किया था। बिल्कुल सही कहा। उनमें से बहुत से अधिकांश लीडर, कई तो साथी तो हमारे साथ जो जेलों में थे चले गए, बेचारों का अवसान हो गया। कई मीसाबंदी आर्थिक परेशानी से जूझते रहे और अब वो भगवान को प्यारे हो गए बेचारे, अपना जीवन संघर्ष यात्रा करते करते। लेकिन ये यात्रा अभी भी चल रही है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो फौज ने मुझे जीना सिखाया था, फौज ने जो जीवन सिखाया था, उसी आधार को लेके मैं आज भी अपने आप के जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ।
बिल्कुल सही कहा आपने। आप जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर सहकारिता का क्षेत्र, दोनों ही मोर्चों पर पूरी जीवटता के साथ में आप खड़े रहते हैं, चाहे कितना भी विपरीत परिस्थितियां बने, कितना ही पार्टी के आंतरिक कलह की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़े, लेकिन आपने अपना संयम, अपना धैर्य कभी नहीं खोया। सहकारिता के क्षेत्र में कब आए, कैसे आए? अब 2000 का समय रहा होगा जी, जब हमारे जो अभी के चीफ मिनिस्टर हैं आदरणीय शिवराज जी, ये पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। बिल्कुल। ही वॉज पार्लियामेंट मेंबर एंड ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। इन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये सहकारिता के क्षेत्र में कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं पिछले 50 साल से, और सुभाष यादव श्री का बहुत स्टाउट और बड़ा ईमानदार ऑनेस्ट लीडर से कोऑपरेटिव क्षेत्र के पूरे प्रदेश के अंदर अपेक्स बैंक के वो अध्यक्ष भी थे। बिल्कुल। और वाइस चीफ मिनिस्टर भी थे। बिल्कुल सही। और उनके सामने फिर ये सारा का सारा ढांचा पूरे प्रदेश में खड़े करने के लिए हमने फिर संकल्प लिया। तो फिर हमने विचार किया कि ठीक है, अब अगर इस क्षेत्र में काम करना है तो सन 2000 से हमने ये दायित्व लिया। मैं आई वॉज मेड चेयरमैन ऑफ द कोऑपरेटिव सेल ऑफ द बीजेपी। और वहाँ से फिर ये यात्रा जब हमने शुरू की तो पूरे प्रदेश के अंदर 40 सारी बैंक, मैंने 3 साल तक खूब लंबे दौरे किए, सब जगह, सब प्रदेश के हर हिस्से में गया। 45,000 जो बेसिक सोसाइटियाँ हैं ग्रास रूट लेवल की, जिसको पैक्स बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, उन सब तक हमने लोगों को खड़ा किया। और एक समय 2007-8 में ऐसा हो गया 4 साल में कि पूरा का पूरा जो कांग्रेस का ढांचा था 40 बैंकों का, पैक्स से लेके अपेक्स तक, हमने सब जगह भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया। बिल्कुल सही कहा। और आई वॉज द फर्स्ट मैन हु रिप्लेस्ड सुभाष यादव एज ए चेयरमैन अपेक्स बैंक। एंड उनको रिप्लेस मैंने किया। मैं पहली बार चुना हुआ दूसरा अध्यक्ष था अपेक्स बैंक का। ये मेरा सौभाग्य था। बिल्कुल ऐतिहासिक घटनाक्रम कहा जा सकता है। जिस तरह से कांग्रेस की जड़ों को, जो कि बरसों बरस की जड़ें थी सहकारिता के क्षेत्र में, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में, उसे तोड़ना, और महज 3 साल में आप, अगर कौन सी वह संगठन कुशलता, संगठन क्षमता थी जिसके बेस पे, वो कौन से आपके मूल मंत्र जीवन के क्या सिद्धांत थे जिससे आप इससे चुनौतीपूर्ण कार्य बिल्कुल आसानी से, मेहनत से, कड़े मेहनत से पूर्ण कर लेते हैं? मूल रूप से तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नीचे नेटवर्क था, इन सबका सहयोग तो मिल ही रहा था। और इस सारे जो नीचे संगठन की जो पकड़ थी उसको हमने कोऑपरेटिव के अंदर मोड़ दिया। तो उसमें टर्न करके कुछ लोग तैयार करके नए, और एक नई टीम हमने कोऑपरेटिव की तैयार की। उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नीचे का संगठन है, संघ की जो कार्यशैली रही है, उसके अंदर से भी हमको सहयोग मिला और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और उसका परिणाम यहाँ से पहुँचा कि फिर मेरे को राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिल्ली के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर का, सेल का, बीजेपी का चेयरमैन बना करके उन्होंने पूरे राष्ट्र में भी ये काम आगे शुरू हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। वो भी चल रहा है। मैं नेशनल कन्वेनर रहा हूँ, और इसलिए वहाँ भी पूरे नेशनल फेडरेशंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रेजेंटेशन हो जाए, उसका भी हमने प्रयास किया काफ़ी। पिछले 4-5 साल में बहुत अच्छा और इसका रिजल्ट आया है। हम लोग अभी भी लगे हैं उसी काम में। बिल्कुल शेखावत जी, हम भी आपको लगातार वर्षों वर्ष से देखते आ रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के बैकबोन के रूप में खूब काम करते नजर आते हैं। अगला गोल अब आपका क्या है? क्योंकि राजनीति में आपकी बेबाक शैली जो है, पिछले दिनों भी आपने जिस तरह से इंदौर शहर में कोविड-19 के कॉल में जब जनता की सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी, और जब आपने पूरी बेबाकी से अपनी बुलंद आवाज़ में जनहित की बात रखी और उसे मानी गई, आपका वजूद, आपका अस्तित्व संगठन और सरकार कितना मानती, इसी बात से एहसास भी इस शहर ने किया है कि किसी लीडर ने हमारे लिए, उस गरीब, उस निर्धन परिवार, उस अंत्योदय के लिए कहा, जो दीनदयाल जी का सपना था कि उनकी बात को सरकार तक रखा जाए। अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, 50 साल का जो सफ़र है, इसमें हम लोगों ने जितना परिश्रम करके पार्टी को बनाने का, खड़ा करने का, चलाने का, और इसी यात्रा में कई बार हमको कई चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। पार्टी के अंदर भी कई बार कई चीज़ें, परिस्थितियाँ ऐसी बनती जब अपने को लगता है कि अपनी शायद अनदेखी हो रही है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसको भी हमने नकारते हुए अपने काम को कभी बंद किया नहीं। बिल्कुल सही कहा। जब हमारे अनुकूल फैसले हुए तब भी हमने हमारे काम जारी रखा, जब हमारे विपरीत फैसले हुए तब भी हमने काम करने की जो हमारी जो शैली थी उसको बदला नहीं। और उसका परिणाम ये रहा कि परिणाम आते गए, और लास्ट में पार्टी को भी समझ में आया कि नहीं, इस तरह के लोगों को उपयोग किए बगैर पार्टी आगे नहीं चल पाएगी। तो हम लोग का जहाँ जहाँ उपयोग लगा पार्टी को, उन्होंने किया भी।
आज जहाँ खड़े हैं, अब देखिए, अब मैं कम से कम भी 70 वर्ष के आसपास तो पहुँच ही गया हूँ, एक आध साल ऊपर ही होगा, कब नहीं। मैं अपनी उम्र को कभी ज़रा गिनता नहीं, क्योंकि अब गिनने से क्या होना है। बिल्कुल सही कहा है, अपनी एनर्जी को बनाए रखो, और जब तक अपने में सांस है, ताकत है, अपना शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं, जब तक इस पार्टी को अपन कितना दे सकते हैं उतना दें, समाज को दें। अभी जब ये कोविड वाला मामला भी आया, जब मैंने देखा कि भाई आखिरकार आम आदमी, आम गरीब व्यापारी बहुत परेशान हो गया है, और ये बीमारी का ऐसा कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, लंबे समय तक नहीं, लंबे समय तक 4-5 महीने के लॉकडाउन को लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर समय आया तो मैंने भी, हमारे जनप्रतिनिधि, हालांकि मेरे से सब जूनियर थे बेचारे ही, लेकिन मैंने इन सबसे कहा कि भाई ऐसा मत करो, पब्लिक की बहुत आवश्यकता है, अभी निकलना बहुत ज़रूरी है, इनके साथ नहीं निकलेंगे तो जनता आर्थिक रूप से बिगड़ जाएगा मामला इनका। तो हम लोग सब लोग निकले, सबको लेकर के। प्रशासन को भी समझ में आया कि भाई कोविड का कोई इलाज लॉकडाउन नहीं है, बिल्कुल सही, ये तो एक बीमारी है शाश्वत जो पृथ्वी पर चल रही है, आज है, कल थोड़ी सी और कम होगी, परसों समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसके साथ हमको जीना सीखना पड़ेगा। काम धंधे, व्यापार बंद करने से थोड़ी ये कोविड का कोई आप विकल्प ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसका अर्थ निकला, सारा प्रशासन ने समझा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने समझा, वापस दुनिया चालू हुई, कारोबार चालू हुए, कहीं ना कहीं रूटीन में वापस में रूटीन में लाइफ आ गई। ये अच्छा, हमें अच्छा लगा कि भाई कम से कम चलो ये इनिशिएटिव हमें लेने का मौका मिला। लेकिन ये जनता की आवाज़ समय समय पर हर जनप्रतिनिधि को जब आवश्यकता हो उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, और वो काम कोई तो नहीं कर पाया, लेकिन आपने जरूर की, और आपका एक व्यक्तित्व है जो कि आपको देखने के बाद में ऐसा लगता है कई बार कि आप नारियल की तरह है, बाहर से ऐसा लगता है कि थोड़े से मजबूत होंगे, कड़क होंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल आपकी संवेदनशीलता, कोविड-19 में जिस तरह से लोगों की बात आपने रखी, आम व्यक्ति की बात आपने प्रशासन और सरकार तक रखी, उससे लोगों को पता चला कि हाँ, कोई कर्णधार है जो रोज़ कभी नहीं बोलते, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो बोलने से अपने आप को रोक भी नहीं पाते। आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, किस तरह का रहा है आपका पूरा जीवन? अब व्यक्तिगत जीवन तो बहुत करके सार्वजनिक जीवन में ही समाहित हो गया। बिल्कुल सही कहा। पर्सनल लाइफ नाम की तो कोई चीज़, क्योंकि जब फौज में थे जी, तो देश की जुनून था, भाई सीखना है, करना है, आगे बढ़ना है। मैंने 65 का वार भी देखा है, 71 का वार देखा है जी। और वो एक अलग ही दुनिया थी, बिल्कुल उस वक्त अलग जुनून रहता था। छात्र राजनीति में आए तो हमारा विवाह तो कोई सन 73-74 के आसपास हुआ, 46 साल पहले। हाँ, व्हेन आई केम, लेकिन शादी के तुरंत बाद फिर इमरजेंसी लगी, जेल चले गए। तो 19 महीने लंबा समय जेल में गुजारना पड़ा, बाद में आए, फिर लग गए। परिवार में भी हमारे जैसे 3 बच्चे हैं जी, और हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, हमारे तीनों भाई हम लोग साथ ही रहते हैं। अब मेरी खेती बाड़ी सब अभी भी राजस्थान में है, रिश्तेदारियाँ हमारी सब राजस्थान में ही हैं, परिवार हमारा सब वहीं रहता है, और आज भी सब जॉइंट फैमिली हैं हम लोग। इसलिए जॉइंट फैमिली होने के कारण परिवार की जवाबदारी मेरे पे कम रही। बिल्कुल सही। मेरी सारी जवाबदारी हमारे भाइयों ने, हमारे बच्चों ने, इन्होंने ही निभाई। मैं तो फुल टाइम, वो मुझे छोड़ के रखते थे कि आप तो समाज सेवा करिए, पार्टी का काम करिए, कोई घर की तरफ देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और ऑलमोस्ट 86 के बाद, 86 के बाद तो मैं पूरा टाइम पार्टी संगठन, हाँ, संगठन के काम में इधर उधर, जहाँ पार्टी ने आदेश दिया वहाँ चले गए, करने लगे। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से देखा जाता है कि हर महामानव जो होता है कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ाव दिखता है, आप किस तरह का अध्यात्म करते हैं, किस तरह अपने आप को बिल्कुल एनर्जीवान बना के रखते हैं? देखिए, 2-3 बातें मैं अपने जीवन में मूल रूप से जो सीखा था फौज के अंदर जी, उसमें ये सीखा मैंने कि भाई ये जो धार्मिक आध्यात्मिक वाला मामला है, ये अपनी अपनी रुचि का विषय है। बिल्कुल सही। ये कोई शाश्वत फार्मूला दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात ये कि भगवान का जो स्वरूप है, जिसको स्वरूप को अनन्य रूप से लोग अलग अलग लोग मानते हैं, मेरे हिसाब से जो प्रकृति है जो सब कुछ दे रही है, यही भगवान का स्वरूप है। और माता पिता से बड़ा कोई साक्षात देवता इस पृथ्वी पर है नहीं जिसको किसी को पूजने की मुझे जरूरत पड़े, ऐसा मैं शुरू से मानता हूँ। मैं मंदिरों में जा कर के और पूजा पाठ करके, अखंड पाठ करके, इसमें मैं विश्वास कभी न पहले तक करता था ना आज करता हूँ। मेरी मान्यता सीधी है कि आपके पास में साक्षात भगवान घर में है, अपने माता पिता के चरणों की पूजा करो और अपने कर्म जो कार्य हैं
यही आपकी प्रशस्ति और आपकी जो भी आश्वस्ति बनने वाली है वो यही बनने वाली है। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा अगर आपके कुछ और भावनाएं हैं तो उसका कोई अर्थ इस दुनिया में है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आपकी आयु जो है 70 के आसपास हो चुकी है, बावजूद इसके आप बिल्कुल एक युवा की तरह टिट फिट नजर आते हैं। अगर इसके पीछे क्या अभी भी फौज की ट्रेनिंग के मुताबिक मैं तो अपने फिजिकल सारे आयाम अभी भी करता हूँ जी। मुझे पिछले 15 साल से मैं एक टाइम भोजन करने वाला प्राणी हूँ। कम से कम अन्न शरीर को लगे ऐसा मुझे सिखाया गया है। अच्छा। कि जितना कम से कम आपके शरीर में अन्न जाएगा उतना आपकी शरीर में स्फूर्ति आपकी रहेगी। अन्न जो है आदमी को आलस्य की श्रेणी में ला करके और सारी शक्ति पाचन शक्ति में लगा देता है। बिल्कुल सही कहा। तो हम उस शक्ति का सृजन करते हैं, बचाते हैं और उस शक्ति को दूसरी जगह लगाते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज भी नियमित योग है, नियमित भोजन है, संयमित सारी आचरण है। ये सब जीवन को अपना जितना बचा के चलते हैं तो चल रहा है, गाड़ी चल रही है, भगवान चला रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहेंगे कंक्लूजिंग और, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में जो व्यक्ति है या फिर समाज में काम कर रहा है, अन्य अन्य क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का खिलाड़ी होना या किसी खेल से जुड़ा होना भी बहुत अच्छा होता है, सकारात्मक होता है, क्योंकि फैसले लेने की क्षमता होती है। कई बार हार और जीत का मलाल भी खिलाड़ी को नहीं होता है कि वो एक अभिन्न अंग होता है खेल का। आपके जीवन में कौन सा खेल है? खिलाड़ी तो हमारे परिवार में मैं सबसे पहले क्रिकेट से ही शुरू से करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में भी खेलता था और कॉलेज में भी कोई बहुत ज़्यादा खेलने का समय मिला नहीं। कॉलेज में गए और जेल चले गए थे। जेल में खेलने का कोई अवसर था नहीं। फौज में थे तो खेल की बजाय इतनी कसरत होती थी कि फौज की तो ट्रेनिंग ही अपने आप में फिजिकल रहती है और इसलिए उसमें कोई ऐसी बात थी नहीं। और आज भी मेरा जो छोटा भाई जो है वो रणजी ट्रॉफी खेला हुआ है। हमारे यहाँ खेल की परंपरा है। क्रिकेट के अंदर हमारे परिवार का पुराना, मैं भी खेलता था, यूनिवर्सिटी में भी खेला मैं। उसके बाद में छोटे भाई को इनको हमने एक क्रिकेट क्लब चलाया। आज भी क्रिकेट में वो रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं कई साल तक। वो एक क्लब चलाते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं और ये हमारी प्रक्रिया परिवार में अभी भी चलती है। खेलों से मेरी रुचि रही है शुरू से और चूँकि मैं फिजिकली उसमें मेहनत करना होती थी इसलिए खेलते थे हम। तो कोई खिलाड़ी बन जाएंगे और उस नाते कुछ बड़ा नाम कमाएंगे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ खेलना शरीर को बनाए रखने के लिए वो करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमसे बातचीत की शेखावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर आयाम पर हमसे बातचीत की, चाहे वो बालपन की हो, चाहे वो छात्र जीवन की हो, चाहे वह आर्मी में आप गए वहाँ से लौटे, आपातकाल के दौरान आपने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले जनसंघ के लिए काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में काम किया, फिर अलग अलग चुनावी यात्राएँ रही आपकी और आज भी उसी मुकाम पर आप खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी का प्रादेशिक संगठन हो चाहे राष्ट्रीय संगठन हो, हर चुनौतीपूर्ण कार्य वो आप को देता है दायित्व के रूप में और आप उसे चुनौती मानकर उसको आसानी से पूरा भी कर लेते। आप इसी तरह दीर्घायु बने रहे, हमारे साथ रहे, आशीर्वाद बना के रखे। आपने महारथी के बतौर हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मुले बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आज बहुत सारी बातें जो मैं भी भूलता जा रहा था वो आपने याद दिला दी। बिल्कुल सही। नहीं तो बचपन के बाद में कई तरह की घटनाएं घटी हैं, जेल का जीवन भी हम अब विस्मृत कर चुके थे। आज आपने सारा एक बार याद करने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ।